हजारों कंपनियां और अलग अलग इंडस्ट्रीज होने की वजह से ये सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि कब स्टॉक खरीदें, कब बेचें और कैसे पता चले कि कौन सी कंपनी आपके पैसे के लायक है। अगर ये सवाल कभी आपके मन में आए हैं और इन्हीं की वजह से आप कदम नहीं उठा पाए, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। ये आपके सोचने के तरीके को बदलने के लिए बनाई गई है, ताकि आप एक मजबूत आधार बनाकर लंबी अवधि में धन कमा सकें। इस यात्रा के अंत तक आप सीख जाएंगे कि निवेश को समझदारी से कैसे परखना है और वित्तीय फैसले बेहतर तरीके से कैसे लेने हैं। द 5 रूल्स फॉर सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टिंग, 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड और इकोनॉमिक मोड्स को समझना, इन सब का एक ही उद्देश्य है, आपको एक बेहतर निवेशक बनाना। निवेश की दुनिया में एक सच्चाई हमेशा कायम रहती है कि आपकी रणनीति समय के साथ स्थिर रहनी चाहिए। बार बार प्लान बदलने से सफलता नहीं मिलती। सफलता मिलती है एक समझदार रणनीति बनाने से और उसी पर लगातार टिके रहने से। पैट डॉर्सी 5 जरूरी नियम बताते हैं जिन्हें हर स्टॉक निवेशक को अपनाना चाहिए। पहला नियम है हमेशा होमवर्क करना। ये बात आसान लग सकती है, लेकिन बहुत से लोग बिना समझे ही शेयर खरीद लेते हैं। निवेश करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है, पैसा कैसे कमाती है और उसके प्रतिस्पर्धी कौन है। शोध में समय लगता है, लेकिन अगर समझदारी से निवेश करना है तो ये काम बिल्कुल जरूरी है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ें, उसके कॉम्पिटिटर्स को जानें और पूरी इंडस्ट्री को समझें, फिर ही अपना पैसा लगाएं। दूसरा नियम है इकोनॉमिक मोड की तलाश करना। इकोनॉमिक मोड का मतलब है कंपनी का ऐसा अनोखा फायदा जो उसे दूसरों से अलग और मजबूत बनाता है। ये फायदा कंपनी को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है और प्रतियोगिता से बचाता है। प्रतियोगियों को दूर रखने वाली जिस ताकत पर कंपनी टिकी रहती है, उसी को इकोनॉमिक मोड कहा जाता है। ये किसी भी कंपनी की वह खास शक्ति है जो उसे दूसरों से बचाती है। ये शक्ति एक मजबूत ब्रांड हो सकती है, कम लागत पर काम करने का फायदा हो सकता है, या ऐसा नेटवर्क इफेक्ट हो सकता है जिसे कोई आसानी से कॉपी न कर सके। जिन कंपनियों का मोट ज्यादा मजबूत होता है, वे लंबे समय तक सफल रहने की क्षमता रखती हैं। इन्हीं मोटर्स को पहचानना समझदारी भरा निवेश करने की असली कुंजी है। तीसरा नियम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा रखना। एक अच्छी कंपनी ढूंढना जरूरी है, लेकिन उसे सही कीमत पर खरीदना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी बेहतरीन कंपनी को भी बहुत महंगी कीमत पर खरीद लेते हैं, तो आपके रिटर्न्स खराब हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कोका कोला को देखें। 1990 के दशक में ये एक शानदार कंपनी थी, आज भी है, लेकिन जिन निवेशकों ने इसे बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा, उन्हें अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को नजरअंदाज कर दिया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अगर आपकी उम्मीदें थोड़ी ज्यादा भी हो जाएं, तो भी ये आपको बड़े नुकसान से बचाता है। चौथा नियम है लंबी अवधि का सोचना। सोचिए कि आपने आज एक कार खरीदी और अगले दिन ही उसे बेच दिया। अजीब लगेगा ना? लेकिन कई निवेशक स्टॉक्स के साथ यही करते हैं, जल्दी जल्दी खरीदना और बेचना। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से टैक्स, ब्रोकरेज फीस और अन्य खर्च बढ़ते हैं, जिससे आपका मुनाफा कम हो जाता है। असली संपत्ति धैर्य से बनती है। अच्छी कंपनियां खरीदकर उन्हें समय देकर बढ़ने देना ही असली सफलता है। पांचवा नियम है ये जानना कि कब बेचना है। अपना पोर्टफोलियो मॉनिटर करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर घंटे स्टॉक प्राइस देखें। ध्यान कंपनी पर रखें। क्या कंपनी अभी भी मजबूत है? क्या उद्योग अच्छा चल रहा है? क्या कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम हो रहा है? अगर कंपनी की बुनियादी ताकतें कमजोर होने लगें, तभी बेचने के बारे में सोचें। इन 5 नियमों का पालन करने के बावजूद आपको कुछ आम गलतियों से भी बचना जरूरी है। अब 7 ऐसी गलतियां समझें जो चुपचाप एक निवेशक की पूरी यात्रा बिगाड़ सकती है। जैसे बड़े मुनाफे के लालच में बहुत जोखिम भरे स्टॉक खरीदना, ये सोच लेना कि इस बार सब अलग है, किसी प्रोडक्ट से प्यार कर लेना और केवल भावनाओं के आधार पर निवेश करना, मार्केट गिरने पर घबरा जाना और नुकसान में ही बेच देना, मार्केट टाइम करने की कोशिश करना, वैल्यूएशन को नजरअंदाज कर देना और सिर्फ बढ़ते दामों के पीछे भागना, और अर्निंग्स रिपोर्ट्स पर आंख बंद करके भरोसा करना, जबकि असली सच्चाई अक्सर कैश फ्लो में छिपी होती है। जब आप जान चुके हैं कि क्या करना है और किन गलतियों से बचना है, तब अगला कदम है ये सीखना कि किसी कंपनी का मूल्यांकन कैसे करें और उसका असली इकोनॉमिक मोड कैसे पहचानें। इसके लिए एक आसान और प्रभावी 4 स्टेप प्रक्रिया है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को समझना, इकोनॉमिक मोड का स्रोत पहचानना, ये अंदाजा लगाना कि ये मोड कितने साल चलेगा, और जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है उसकी समग्र सेहत और प्रतियोगिता को समझना। एक सफल निवेशक बनने से पहले
आपको निवेश की भाषा सीखनी होगी। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको फाइनेंस की डिग्री नहीं चाहिए। सिर्फ 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना काफी है: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को ऐसे समझें जैसे ये कंपनी की क्रेडिट रिपोर्ट हो। ये बताती है कि कंपनी के पास क्या है, यानी एसेट्स, और कंपनी पर कितना कर्ज है, यानी लायबिलिटीज। ये किसी एक खास दिन की कंपनी की आर्थिक स्थिति की तस्वीर होती है। इनकम स्टेटमेंट ये दिखाती है कि कंपनी ने एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 1 साल में, कितना रेवेन्यू कमाया, कितना खर्च किया और अंत में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। ये कमाई और खर्च का पूरा हिसाब देती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये दिखाती है कि कंपनी में असली पैसा आ रहा है या जा रहा है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट पर दिखने वाला प्रॉफिट हमेशा बैंक में पड़े वास्तविक कैश के बराबर नहीं होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है कि कंपनी वास्तव में कैश बना रही है या नहीं, उसका कैश कहां खर्च हो रहा है और व्यवसाय चलाने के लिए पर्याप्त पैसा है या नहीं। इनकम स्टेटमेंट कमाई और खर्च का लेखा जोखा दिखाती है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हाथ में आए और गए असली पैसे का प्रवाह दिखाती है। कई बार कंपनी प्रॉफिट दिखाती है लेकिन असली कैश नहीं होता, इसलिए कैश फ्लो देखना जरूरी है। मान लीजिए कोलगेट जोस कॉर्नर स्टोर को $1000 का टूथपेस्ट बेचती है। जो एक भरोसेमंद ग्राहक है, इसलिए उसे 60 दिनों में भुगतान करने की अनुमति मिलती है। महीने के अंत तक जो ने अभी तक पैसा नहीं दिया, लेकिन कोलगेट ने अपनी तिमाही रिपोर्ट तैयार कर ली है। इनकम स्टेटमेंट में ये $1000 फिर भी रेवेन्यू के रूप में दर्ज होगा, क्योंकि बिक्री हो चुकी है, भले ही पैसा अभी मिला नहीं है। बैलेंस शीट में ये $1000 रिसीवेबल के रूप में दिखेगा, यानी कोलगेट को अभी ये पैसा मिलना बाकी है। ये उदाहरण हमें समझाता है कि इनकम स्टेटमेंट वह दिखाती है जब सेल होती है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट तब दिखाती है जब पैसा सच में हाथ में आता है। कई कंपनियां कागज पर तो अच्छे प्रॉफिट्स दिखाती हैं, लेकिन उनके पास असली कैश कम होता है और यही आगे चलकर समस्या बन सकता है। बैलेंस शीट ये भी दिखाती है कि कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर क्या है। यही इक्विटी होती है, यानी वह असली मूल्य जो शेयर धारकों का होता है। अगर किसी कंपनी की बिक्री तो बढ़ रही हो लेकिन पैसा हाथ में नहीं आ रहा हो, तो आगे दिक्कतें आ सकती हैं। असल ताकत कैश इन हैंड में होती है, न कि सिर्फ रिपोर्ट पर दिखने वाली बिक्री में। जब आप तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ लेते हैं, तो आप कंपनियों का गहराई से विश्लेषण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद कंपनी विश्लेषण को 5 चरणों में बांटकर और आसान बनाया जा सकता है: ग्रोथ को समझना, प्रॉफिटेबिलिटी को परखना, फाइनेंशियल हेल्थ देखना, सबसे बुरे हालात यानी बेयर केस की कल्पना करना और जोखिमों को पहले से पहचानना, और इन सब के आधार पर संतुलित और वास्तविक निर्णय लेना। इसके बाद आप कंपनी विश्लेषण के 5वें और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर पहुंचते हैं: ग्रेट मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन की गुणवत्ता। अक्सर इसी चरण से पता चलता है कि कोई कंपनी औसत है या वास्तव में बेहतरीन। कंपनी की मैनेजमेंट टीम उसकी दीर्घकालिक सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। समझदार निवेशक हमेशा उन कंपनियों की तलाश करते हैं जहां प्रबंधन टीम एक मालिक की तरह सोचती हो, न कि सिर्फ तनख्वाह लेने वाले कर्मचारी की तरह। वे कंपनी के पैसे को अपने खुद के पैसे की तरह संभालते हैं। पैट डॉर्सी इस चरण को 3 हिस्सों में बांटते हैं: पहला, कॉम्पेंसेशन, यानी प्रबंधन को कैसे भुगतान किया जा रहा है। दूसरा, कैरेक्टर, यानी प्रबंधन कितना ईमानदार और नैतिक है। और तीसरा, बिजनेस ऑपरेशंस, यानी वे वास्तव में काम कितनी कुशलता से करते हैं। प्रॉक्सी स्टेटमेंट जैसे दस्तावेज देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि टॉप मैनेजर्स खुद को कितना और किस आधार पर भुगतान कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी के अधिकारी खुद को जरूरत से कहीं ज्यादा वेतन और बोनस दे रहे हों, जबकि कंपनी संघर्ष कर रही हो, तो ये एक बड़ा चेतावनी संकेत है। इसके बाद उनके चरित्र की जांच जरूरी है। क्या वे अपने पद का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए कर रहे हैं? क्या परिवार या दोस्तों को अनुचित कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिश्तेदार बैठे हैं? विश्वसनीय मैनेजमेंट हमेशा पारदर्शी, ईमानदार और कंपनी के दीर्घकालिक हितों पर केंद्रित होती है। साथ ही वे समस्याओं को छिपाने के बजाय खुले तौर पर स्वीकार करते हैं और ठोस समाधान लाते हैं। अगर कैश फ्लो गिर रहा हो लेकिन इनकम स्टेटमेंट पर मुनाफा बढ़ता दिख रहा हो, तो यह भी खतरे की घंटी है, जैसा लूसेंट टेक्नोलॉजीज के मामले में हुआ, जहां रिपोर्टेड इनकम तो बढ़ रही थी लेकिन कैश फ्लो कमजोर था। ग्राहक समय पर भुगतान नहीं कर रहे थे और अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ती जा रही थी। इस तरह की लापरवाही अंत में कंपनी को गंभीर संकट में डाल सकती है। इसीलिए मैनेजर्स क्या कह रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं, और ये बात सबसे साफ कैश फ्लो में दिखती है। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसका सिर्फ प्राइस जानना काफी नहीं,
बल्कि उसका एक्चुअल वर्थ यानी इंट्रिंसिक वैल्यू समझना जरूरी है। कई लोग सिर्फ रेशियोज देखकर निर्णय लेते हैं, लेकिन कोई भी सिंगल रेशियो कंपनी का असली मूल्य नहीं बता सकता। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है कंपनी की वह वास्तविक कीमत जो उसके व्यवसाय की गुणवत्ता और भविष्य के कैश फ्लोज पर आधारित हो, न कि सिर्फ बाजार में चल रहे प्राइस पर। लगभग 60 साल पहले अर्थशास्त्री अर्विंग फिशर ने बताया था कि किसी भी स्टॉक का असली मूल्य उसके भविष्य में मिलने वाले कैश फ्लोज का आज की तारीख का मूल्य होता है। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसमें से खर्च पूरे होते हैं और कुछ रकम व्यवसाय में वापस लगा दी जाती है। जो पैसा बचता है वही फ्री कैश फ्लो होता है और यही असली नकद है जो शेयरधारकों का होता है। भविष्य का पैसा आज के पैसे से कम मूल्यवान होता है, क्योंकि आज का पैसा आप तुरंत निवेश करके बढ़ा सकते हैं और भविष्य का पैसा मिलने का जोखिम हमेशा रहता है। अगर आप आज बॉस से 1 हफ्ते की छुट्टी मांगे और वह कहें कि अगले साल लेना, तो आप वाजिब तौर पर 7 की जगह 8 दिन मांगेंगे, यानी डिले की भरपाई के लिए ज्यादा चाहेंगे। ठीक इसी तरह फ्यूचर कैश फ्लोज जितने दूर होंगे, उनका आज का प्रेजेंट वैल्यू उतना ही कम होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू की समझ को और स्पष्ट करने के लिए अगर हम AMD जैसी असली कंपनी पर नजर डालें, तो दिखता है कि 1990 के शुरुआती सालों में AMD का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हो गया था, क्योंकि कंपनी अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा बिजनेस में वापस लगा रही थी। कुछ हद तक री इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लेकिन लगातार नेगेटिव कैश फ्लो एक खतरे की घंटी है, खासकर तब जब रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत मजबूत न हो। 2002 के अंत तक AMD पर लगभग $1.9 बिलियन का कर्ज था, जो किसी भी कंपनी के लिए बेहद भारी बोझ है। मैनेजमेंट की तरफ देखें तो CEO जेरी सैंडर्स हर साल $1 मिलियन वेतन ले रहे थे और बाकी टॉप एग्जीक्यूटिव्स को भी बहुत ज्यादा भुगतान किया जा रहा था, जबकि कंपनी आर्थिक मुश्किलों से जूझ रही थी। कमजोर कैश फ्लो, भारी कर्ज, धीमी ग्रोथ और प्रबंधन की संदिग्ध प्राथमिकताओं ने AMD को एक जोखिम भरा, अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला स्टॉक बना दिया था। इकोनॉमिक मोड, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन, इन सभी मोर्चों पर AMD कमजोर साबित हुई। इसलिए एक समझदार निवेशक के लिए बेहतर कंपनियां ढूंढना ही सही निर्णय होता। हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश की बात करें तो ये इंसानी जीवन से सीधे जुड़ा होने के कारण अक्सर औसत बाजार से बेहतर रिटर्न्स देता है। हेल्थ केयर कंपनियों के पास आमतौर पर स्ट्रॉन्ग पैटेंट्स और हाई स्टार्टअप कॉस्ट्स जैसे मोड्स होते हैं, जो कंपटीशन को सीमित रखते हैं और उन्हें लंबे समय तक लाभ कमाने का मौका देते हैं। दवा बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनियां बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती हैं, लेकिन नई दवाओं को विकसित करना महंगा और समय लेने वाला काम होता है और हर दवा सफल नहीं होती, इसलिए इसमें हमेशा जोखिम जुड़ा रहता है। बायोटेक स्टार्टअप कभी कभी बहुत बड़ा मुनाफा दे सकते हैं, लेकिन जब तक आपको पूरा पता न हो कि कंपनी क्या बना रही है, कौन सी बीमारी या तकनीक पर काम हो रहा है और बाजार कितना बड़ा है, तब तक सिर्फ एक्साइटमेंट में निवेश करना खतरनाक हो सकता है। मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनियां अक्सर स्टेडी रिटर्न्स दे सकती हैं, लेकिन इस सेक्टर पर सरकारी नीतियां, हेल्थ रेगुलेशन और डेटा सुरक्षा कानूनों का बहुत तेज प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन पहलुओं पर नजर रखना जरूरी है। कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर वह क्षेत्र है जिससे हम रोजाना जुड़े रहते हैं। रेस्टोरेंट्स, रिटेल स्टोर्स और अलग अलग तरह की सर्विसेज। मैकडॉनल्ड्स, टारगेट और गैप जैसी कंपनियां इसी सेक्टर का हिस्सा हैं। रेस्टोरेंट्स को ब्रॉडली 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जहां काउंटर पर ऑर्डर और तुरंत भुगतान होता है, जैसे मैकडॉनल्ड्स और KFC, और फुल सर्विस रेस्टोरेंट्स, जहां वेटर ऑर्डर लेते हैं और टेबल पर सर्विंग होती है, जो आमतौर पर रिलेटिवली महंगे डाइनिंग एक्सपीरियंस होते हैं। रेस्टोरेंट सेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन सच ये है कि कई रेस्टोरेंट्स शुरू में सफल होते हैं, बाद में अपनी ग्रोथ बनाए नहीं रख पाते और बहुत सी चेनें 5-10 साल से ज्यादा नहीं टिक पाती। केवल कुछ बड़े ब्रांड ही लंबे समय तक टिक पाते हैं। इसलिए कंज्यूमर सर्विसेज में निवेश करते समय कंपनी की ब्रांड स्ट्रेंथ, कस्टमर लॉयल्टी और उसकी परफॉर्मेंस की कंपेटिटर्स से तुलना करना बहुत जरूरी है। इसी तरह सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मीडिया, टेलीकॉम और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर्स में भी अलग अलग रिस्क और अपॉर्चुनिटी होती हैं, लेकिन एक बात हर जगह समान रहती है। अगर आप शोध नहीं करते, कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट क्वालिटी, इकोनॉमिक मोड और वैल्यूएशन को नहीं समझते और जोखिम को नहीं पहचानते, तो निवेश एक सोचा समझा फैसला नहीं, बल्कि सिर्फ जुआ बनकर रह जाता है। सही ज्ञान, सही विश्लेषण और सही रणनीति ही वह नींव है जो लंबे समय में वास्तविक और स्थायी संपत्ति बनाने में मदद करती है। अब तक इस पूरी समरी में आपने जितने भी सिद्धांत और नियम सीखे हैं, वे हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी हैं जो निवेश की दुनिया में सफल होना चाहता है।
अब आप अंदाजे पर नहीं, बल्कि स्पष्टता, आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ निवेश करने के लिए तैयार हैं और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की यात्रा अब सच में शुरू हो चुकी है। आप अब एक जागरूक, समझदार और तैयार निवेशक हैं। व्यवसाय सेवाओं का सेक्टर वेस्ट मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग और एयरलाइंस जैसी कंपनियों को शामिल करता है। इसे 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: बेस्ड, पीपल बेस्ड और हार्ड एसेट बेस्ड सर्विसेज। टेक कंपनियां तेजी से स्केल कर सकती हैं और बहुत कम लागत में लाखों ग्राहकों तक पहुंच बनाती है, जिससे वे निश मार्केट में मोनोपोली बना लेती हैं। वहीं पीपल बेस्ड सर्विसेज जैसे कंसल्टिंग फर्म्स पूरी तरह मानव कौशल पर निर्भर होती हैं, इसलिए उनका स्केल सीमित और मुनाफा कम होता है। हार्ड एसेट बेस्ड कंपनियां जैसे एयरलाइंस और लॉजिस्टिक्स भारी भौतिक संसाधनों पर आधारित होने के कारण कैपिटल इंटेंसिव मानी जाती हैं। एयरलाइन उद्योग निवेश के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि इसमें कम मुनाफा, महंगा ईंधन और कड़ी प्रतियोगिता हमेशा मौजूद रहती है। बहुत कम एयरलाइन कंपनियां ही लंबे समय में स्थिर रिटर्न दे पाती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में निवेश करते समय कैश फ्लो, आय की स्थिरता और उद्योग की मजबूती को जरूर परखें। बिजनेस सर्विस कंपनियों का मूल्यांकन करते समय यह जानना जरूरी है कि वे किस श्रेणी में आती हैं और उनकी आय एवं कैश फ्लो कितना मजबूत है। यदि किसी कंपनी की ग्रोथ के दावे अवास्तविक लगें, तो उनसे दूरी बनाकर रखना ही सुरक्षित होता है। बैंकिंग सेक्टर बेहद संवेदनशील और जोखिम भरा उद्योग माना जाता है। इसमें मुख्य 3 जोखिम होते हैं: क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और ब्याज दर जोखिम। यदि ग्राहक लोन वापस नहीं चुकाते तो बैंक को नुकसान होता है, और यदि बैंक के पास तुरंत नकदी उपलब्ध न हो तो स्थिति गंभीर हो सकती है। ब्याज दरों में बदलाव बैंक के बॉन्ड्स और वित्तीय उत्पादों की वैल्यू को प्रभावित करते हैं, जिससे बैंक की कमाई पर भी असर पड़ता है। इसीलिए निवेश करते समय उन बैंकों को चुनें जिनकी नेट इनकम स्थिर हो और जो आर्थिक उतार चढ़ाव को संभालने की क्षमता रखते हों। सॉफ्टवेयर उद्योग प्रतिस्पर्धी होते हुए भी अपार अवसरों से भरा है, क्योंकि एक बार सॉफ्टवेयर बन जाने के बाद उसे बहुत कम लागत पर बेचा जा सकता है। यही कारण है कि सफल सॉफ्टवेयर कंपनियां तेजी से बढ़ती हैं और अक्सर अपने क्षेत्रों में प्रभुत्व बना लेती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दुनिया के अधिकांश कंप्यूटरों पर चलता है, जबकि लिनक्स सर्वर पर लोकप्रिय है, लेकिन मुफ्त होने के कारण कमाई नहीं कर पाता। डेटाबेस के क्षेत्र में ओरेकल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट का दबदबा है, और इस उद्योग में तकनीक के साथ साथ प्राइसिंग और रणनीति भी समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। वीडियो गेम उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स जैसी कंपनियां प्रमुख खिलाड़ी हैं, लेकिन निवेश करते समय केवल चमकदार तकनीक देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। ध्यान हमेशा इस बात पर होना चाहिए कि क्या कंपनी लंबे समय तक टिकने की क्षमता रखती है, क्योंकि तकनीक तेजी से बदलती है और नेतृत्व भी आसानी से बदल सकता है। हार्डवेयर उद्योग इससे भी कठिन है, क्योंकि हर कुछ महीनों में एक बेहतर और सस्ता मॉडल बाजार में आ जाता है, जिससे प्राइस वॉर होता है और कंपनियों का मुनाफा घटता जाता है। इस उद्योग में निवेश करते समय डेल जैसी लो कॉस्ट एडवांटेज वाली कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए, जो कम लागत और बेहतर संचालन की वजह से टिकाऊ प्रदर्शन दे पाती हैं। मीडिया उद्योग लंबे समय के निवेशकों के लिए अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन यहां हाइप के पीछे भागना बेहद खतरनाक है। किसी भी मीडिया कंपनी में निवेश से पहले उसके कैश फ्लो, कर्ज और बैलेंस शीट को ध्यान से परखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक प्रदर्शन ही सच्चा निवेश आधार होता है। टेलीकॉम उद्योग बाहर से आकर्षक दिखता है, लेकिन यहां औसत रिटर्न मिलता है, क्योंकि मोआट कमजोर होता है और तकनीक तेजी से बदलती रहती है। भारी पूंजी की जरूरत, लगातार अपग्रेड और प्राइस वॉर इस क्षेत्र को बेहद जोखिम भरा बना देते हैं। केवल वही कंपनियां टिकती हैं जो वित्तीय रूप से मजबूत हों और समय के साथ बदलाव को अपनाने में सक्षम हों। कंज्यूमर गुड्स सेक्टर सबसे स्थिर क्षेत्रों में से एक माना जाता है, क्योंकि लोग रोजमर्रा की चीजें हर परिस्थिति में खरीदते रहते हैं, जैसे दूध, शैम्पू, साबुन और घर की आवश्यक वस्तुएं मंदी में भी बिकती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को भरोसेमंद माना जाता है। निवेश करते समय ब्रांड की मजबूती, उत्पाद की गुणवत्ता और ग्राहक वफादारी को समझना महत्वपूर्ण है। जहां गुणवत्ता और वफादारी मजबूत हो, वहां विकास भी स्थिर रहता है। साथ ही हमेशा 20-30% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाए रखना बुद्धिमानी है। अंत में, सही निवेश हमेशा गहन शोध और जोखिम की स्पष्ट समझ पर आधारित होता है। यदि आप शोध नहीं करते तो निवेश जुआ बन जाता है, और यदि जोखिम को नहीं पहचानते तो नुकसान निश्चित है। सही ज्ञान, सही विश्लेषण और सही रणनीति ही आपको सफल निवेशक बनाती है। इस समरी ने आपको विभिन्न उद्योगों के अवसरों और चुनौतियों को समझाया और यह भी सिखाया कि कब खरीदना,
कब होल्ड करना और कब बेचना है। आपने मोअट, वित्तीय स्वास्थ्य, प्रबंधन और वैल्यूएशन का महत्व समझा, और सबसे महत्वपूर्ण, आपने जोखिम कैसे कम किया जाता है यह सीखा। अब आप अनुमान नहीं बल्कि ज्ञान के आधार पर निवेश कर रहे हैं, और आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा वास्तव में शुरू हो चुकी है। आप अब एक जागरूक, समझदार और तैयार निवेशक हैं।